हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद कंसेप्ट में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले वो सारी थ्योरम्स कर ली हैं जो थ्योरम किसी नेम से आते हैं, जैसे बोलजानो थ्योरम हो गई, कोची थ्योरम हो गई, आइलर थ्योरम हो गई, टेलर थ्योरम हो गई, मैक्लॉरियंस थ्योरम हो गई, लैग्रांजे थ्योरम हो गई। इस तरह की सारी थ्योरम्स हमने कवर कर लिया। अगर आपने वो थ्योरम्स नहीं देखी है तो आप चैनल के होम पेज पर जाकर देख सकते हैं। चैनल के होम पेज पर मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें अभी तक 13 क्लासेस हो चुकी है। आप वहां पर जाकर उन थ्योरम्स को देख सकते हैं। ओके, आज की हमारी पहली थ्योरम है, ए हाइपरप्लेन इज ए कॉन्वेक्स सेट। हाइपरप्लेन क्या होता है? हमारा कॉन्वेक्स सेट होता है। कैसा सेट होता है हाइपरप्लेन? कॉन्वेक्स सेट होता है। ओके, नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, द क्लोज्ड हाफ स्पेस। जो हमारा क्लोज्ड हाफ स्पेस होता है, एक्स सच डेट सी एक्स लेस देन इक्वल टू जेड एंड एच टू इक्वल टू सी एक्स लेस देन इक्वल टू जेड आर कॉन्वेक्स सेट। मतलब हमारे जो क्लोज्ड हाफ स्पेस होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं? हमेशा कॉन्वेक्स सेट ही होते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, पेपर में ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि कौन कौन से सेट हमारे कॉन्वेक्स सेट होते हैं। ठीक है ना? तो हाइपरप्लेन कॉन्वेक्स सेट होता है। ठीक है ना? क्लोज्ड हाफ स्पेस, देखो हाफ स्पेस क्या होते हैं हमारे, हाफ स्पेस क्लोज्ड हाफ स्पेस क्या होते हैं? आप कैसे पहचानेंगे क्लोज्ड हाफ स्पेस है? क्लोज्ड हाफ स्पेस जहाँ पे भी होगा वहाँ पे साइन आपका क्या लगा हुआ होगा? इक्वल टू, लेस देन के साथ इक्वल टू जरूर लगा होगा, या ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू लगा होगा, तो आप बोलेंगे वो क्या है? हमारा क्लोज्ड हाफ स्पेस। ठीक है ना? और ओपन स्पेस क्या होते हैं? क्लोज्ड हाफ स्पेस में तो लेस देन और ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू जरूर होगा, और जो ओपन स्पेस होते हैं उसमें सिर्फ लेस देन और इक्वल टू का साइन होता है, उसको बोलते हैं ओपन हाफ स्पेस। देखो, क्लोज्ड हाफ स्पेस भी कॉन्वेक्स सेट होते हैं, और ओपन हाफ स्पेस भी हमारे कैसे सेट होते हैं? कॉन्वेक्स सेट। समझ में आया? हाइपरप्लेन कैसे सेट होते हैं? कॉन्वेक्स सेट। क्लोज्ड हाफ स्पेस भी हमारे क्या होते हैं? कॉन्वेक्स सेट। और ओपन हाफ स्पेस भी हमारे क्या होते हैं? कॉन्वेक्स सेट। गाइज, आज की जो हमारी सारी थ्योरम्स हैं वो हमारी कैलकुलस की बुक से है। ये जो टॉपिक है हमारा कॉन्वेक्स सेट, ये हमारी कैलकुलस की बुक का टॉपिक है। ठीक है ना? जो नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट इज ऑल्सो ए कॉन्वेक्स सेट। अगर आप दो कॉन्वेक्स सेट का क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन, तो वो भी क्या आता है? कॉन्वेक्स सेट ही आता है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कॉन्वेक्स सेट होते कैसे हैं। कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि इसमें से मतलब आप पहचानिए कौन सा सेट कॉन्वेक्स सेट है। देखो, कॉन्वेक्स सेट क्या होता है? जैसे आपके पास ये दो सेट है, एक सेट ये है और एक सेट ये है, और एक सेट आपके पास ये है। ठीक है ना? और एक आपने फिगर इस तरह से बनाई। ये तीन आपके पास अलग अलग तरह के सेट है। तो देखो, अब आपको कोई लाइन ड्रॉ करनी है। अगर वो लाइन पूरी की पूरी उस सेट में लाई करती है तो आप बोलेंगे कॉन्वेक्स सेट है, और अगर लाइन क्या होती है? सेट से बाहर निकल जाती है तो आप बोलेंगे कॉन्वेक्स सेट नहीं है। देखो, जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन ड्रॉ करी, ये पूरी की पूरी लाइन इसके अंदर है, तो आप बोलेंगे ये सेट है कॉन्वेक्स सेट। अच्छा, यहाँ पे बनाओ ऐसी सेम ऐसी लाइन बनाइए। बताइए, जो ये वाली लाइन है, ये मैंने बाहर वाले सर्किल के लिए बनाई थी ना, लेकिन ये किसको क्रॉस कर गई? हमारे अंदर वाले सर्किल को क्रॉस कर गई ना, तो यानी कि एक क्लोज सेट नहीं है। ये क्लोज सेट कब होगा? ये क्लोज सेट जब होगा जब बाहर वाले सर्किल की लाइन सिर्फ बाहर वाले सर्किल में लाई करेगी। जैसे कि मैं इस लाइन को बना दूं, लेकिन इस लाइन के लिए नहीं, एग्जामिनर आपको इस तरह की लाइन ड्रॉ करके देगा। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए सेट कॉन्वेक्स है या नहीं, तब क्या होगा कि जो लाइन होगी वो आपको दूसरे सेट के अंदर पहुंचा देगा एक लाइन को। तब बोलेगा कि बताओ इसमें से कौन सा सेट कॉन्वेक्स सेट नहीं है। ये वाली लाइन मैंने किसके लिए बनाई थी? बाहर वाले सर्किल के लिए बनाई थी, लेकिन ये वाले इसने क्या कर दिया है? इंटरसेक्ट कर दिया है अंदर वाले सर्किल को। यानी कि बाहर वाले सर्किल से इस लाइन का ये वाला पार्ट बाहर निकल गया है, तो ये सेट कॉन्वेक्स सेट नहीं है। अब सेम लाइन यहाँ पर बनाइए। देखो, ये पूरी लाइन इसी में तो लाई कर रही है ना, तो आप बोलेंगे कि ये हमारा कॉन्वेक्स सेट है, लेकिन ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है। कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन होती है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट को आप किसी सेट के अंदर लेते हैं और वो लाइन सेगमेंट पूरी की पूरी उसी सेट के अंदर ही एग्जिस्ट करती है, उसी सेट के अंदर लाई करती है, तो आप बोलेंगे कि वो सेट कॉन्वेक्स सेट है। अदरवाइज सेट कॉन्वेक्स सेट नहीं है। जैसे ये हमने एक सेट लिया था,
इसके अंदर एक लाइन सेगमेंट ली थी, वो लाइन सेगमेंट पूरी की पूरी इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है, तो ये इसलिए कॉन्वेक्स सेट है। यहाँ पे हमने लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट ली थी बाहर वाले सर्किल के लिए, लेकिन इसने क्या किया, अंदर वाले सर्किल को क्रॉस कर दिया है, ये अपने एरिया से बाहर निकल गई, क्योंकि इस सर्किल का एरिया यही तो है, सिर्फ जो अंदर वाला एरिया वो तो दूसरे सर्किल का एरिया है, तो वो तो दूसरे सर्किल के एरिया में चली गई है। लाइन सेगमेंट जबकि सेम सर्किल सेम एरिया में लाई करनी चाहिए थी, तो इसलिए ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है। अच्छा बताओ, ये वाली लाइन क्या है, पूरी की पूरी उसी सेट के अंदर लाई कर रही है, तो ये भी हमारा क्या है, कॉन्वेक्स सेट है। देखो जैसे कभी कभी कुछ फिगर्स भी आ जाते हैं, जैसे मुझसे ये ऐसे दे देंगे पी, कोई सेट बना के देंगे, ऐसे पी दे दिया है, इसमें पूछेंगे तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी, तो लाइन ऐसे ड्रॉ करी मैंने। अच्छा बताओ, पी का एरिया कहाँ कहाँ तक था, पी का एरिया जहाँ जहाँ पे मैं शेड कर रही हूँ, यहाँ पर ये ओनली, क्या यहाँ पर बीच में पी का एग्जिस्टेंस है, कुछ नहीं ना, लेकिन ये लाइन सेगमेंट इस पी के एरिया से बाहर चली गई, तो ये भी एक कॉन्वेक्स सेट नहीं है। गाइज कॉन्वेक्स सेट आपके एग्जाम में कैलकुलस का पार्ट है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। आज की सारी थ्योरम्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। DSSB में इस तरह के क्वेश्चंस बदल बदल के, कुछ क्वेश्चंस आपसे थ्योरम्स के बेस पे पूछे जाते हैं, कुछ थ्योरम्स के बीच में से क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, कुछ फिगर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना। तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन में कॉन्वेक्स सेट पे अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आएगा कि कौन सा सेट कॉन्वेक्स सेट है, नहीं कौन सा सेट कॉन्वेक्स सेट है, या कौन सा सेट कॉन्वेक्स सेट नहीं है। अच्छा, हमने अभी जो थ्योरम पढ़ी है, हाइपरप्लेन कॉन्वेक्स सेट होते हैं, ओपन हाफ स्पेस क्लोज सेट होते हैं, क्लोज्ड हाफ स्पेस भी हमारे क्या होते हैं, कॉन्वेक्स सेट होते हैं। अच्छा, आप कैसे बताएंगे कि कौन सा सेट क्लोज्ड है, कौन सा सेट ओपन है? जिस सेट में लेस देन और ग्रेटर के साथ इक्वल लगा होगा वो सेट होता है क्लोज्ड हाफ स्पेस, और जिनमें सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन का साइन होगा वो कैसे होंगे, हमारे ओपन हाफ स्पेस, ठीक है। अच्छा देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट थ्योरम है इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट। अगर आप दो कॉन्वेक्स सेट लेते हैं और उनका इंटरसेक्शन करते हैं, तो आपको जो सेट प्राप्त होगा वो सेट भी आपको कौन सा होगा, कॉन्वेक्स सेट ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्वेक्स सेट इज ऑल्सो ए कॉन्वेक्स सेट। अगर आप फाइनाइट नंबर ऑफ क्या लेते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्वेक्स सेट लेते हैं और उसका इंटरसेक्शन करते हैं, तो उसके बाद जो आपको सेट प्राप्त होगा वो सेट भी कैसा होगा, कॉन्वेक्स सेट ही होगा। नेक्स्ट है आर्बिट्री इंटरसेक्शन। क्या करते हैं आप, आर्बिट्री इंटरसेक्शन। आर्बिट्री का मतलब होता है स्वेच्छा से, मतलब आप अपनी मर्जी से, आप ना तो फाइनाइट ले रहे हैं, ना 2 ले रहे हैं, ना 3 ले रहे हैं, मतलब इतने नंबर्स है कि आप उन्हें काउंट ही नहीं कर सकते। जैसे आपने इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ कॉन्वेक्स सेट ले लिए और इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्वेक्स सेट का आपने इंटरसेक्शन किया, तो वो भी हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स सेट ही होता है। क्या होता है, कॉन्वेक्स सेट ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी द सेट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, यानी कि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन फाइनाइट नंबर्स का, अगर आप फाइनाइट नंबर्स लेते हैं उनको क्या करते हैं, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, वो भी क्या होता है, कॉन्वेक्स सेट ही होता है। यानी कि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन करेंगे अगर आप फाइनाइट नंबर्स का, वो भी हमें क्या कौन सा सेट प्राप्त होगा, वो सेट भी हमें कॉन्वेक्स सेट ही प्राप्त होगा। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, जो ये वाली थ्योरम है ना, ये वाली थ्योरम DSSB में पूछी गई थी। इफ एस एन टी बी टू कॉन्वेक्स सेट, आपके पास एस और टी दो कॉन्वेक्स सेट है, इन ई की पावर एन, ई की पावर एन का मीन्स यूक्लिडियन स्पेस विद एन डायमेंशनल, कैसे पढ़ते हैं ई की पावर एन को, यूक्लिडियन स्पेस इन एन डायमेंशनल, देन फॉर एनी स्केलर, तब एल्फा और बीटा क्या है, हमारे दो स्केलर है, एल्फा एस प्लस बीटा टी, एल्फा एस और बीटा टी भी क्या होते हैं, हमारे कॉन्वेक्स सेट ही होते हैं। क्या होते हैं, एल्फा एस प्लस बीटा टी भी क्या होते हैं, हमारे कॉन्वेक्स सेट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, कोड एग्जाम में थ्योरम्स पे क्वेश्चन नहीं था, कोरोलरी पे था। कोरोलरी क्या है हमारी, इफ एस एन टी टू कॉन्वेक्स सेट इन यूक्लिडियन स्पेस एन, देन देखो एल्फा की वैल्यू 1 ली और बीटा की वैल्यू 1 ली, तो देखो ये एस और टी बन गया ना भाई, अल्फा और बीटा क्या है, हमारे स्केलर्स है, स्केलर्स की वैल्यू तो कुछ भी ले सकते हैं, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए। तो एग्जामिनर ने इस तरह से बच्चों को कंफ्यूज किया था कि फिर बताइए, क्योंकि अल्फा एस और बीटा टी तो सबको पता रहता है कि ये कॉन्वेक्स सेट है, क्योंकि ये तो एक थ्योरम है हमारी, लेकिन कोरोलरी कोई पढ़ता नहीं है, तो उन्होंने कोरोलरी पे बनाई थी कि अल्फा की वैल्यू भी 1 कंसिडर की और बीटा की वैल्यू भी 1 कंसिडर की, तो एस प्लस टी एंड, और यहाँ पे क्या किया, अल्फा की वैल्यू 1 कंसिडर की
और बीटा की वैल्यू -1 कंसीडर की। स्केलर तो प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं, तो इसलिए s प्लस टी और s माइनस टी भी हमारे कैसे सेट है, कॉन्वेक्स सेट है, ठीक है ना। तो उसमें पूछा गया था कि कौन कौन से सेट आपके कॉन्वेक्स सेट है। एक पूछा था s प्लस टी कॉन्वेक्स है, s माइनस टी कॉन्वेक्स है, बोथ a एंड b कॉन्वेक्स है, या नन ऑफ दीज आंसर है, या नन ऑफ द कॉन्वेक्स। इस तरह से पूछा था क्वेश्चन, मुझे अच्छे से याद नहीं है, पर क्वेश्चन इस पे पूछा था s प्लस टी और s माइनस टी पर। तो गाइज अल्फा एस और बीटा टी इसी से तो मिलकर बना हुआ है। अब आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है 2s प्लस 5t, भाई स्केलर की वैल्यू तो कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू 1 ले ली और बीटा की वैल्यू 5 ले ली, तो 2s प्लस 5t भी तो हमारा कॉन्वेक्स ही हो गया ना। तो इस तरह से याद रहेगी। तो एक बार क्विक से रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हमारे कॉन्वेक्स होते हैं। हाइपरप्लेन हमारा कॉन्वेक्स होता है, क्लोज्ड हाफ स्पेस भी हमारा कॉन्वेक्स होता है, ओपन हाफ स्पेस भी हमारा कॉन्वेक्स होता है। आप दो सेट का इंटरसेक्शन करिए वो भी कॉन्वेक्स होता है। आप फाइनाइट नंबर सेट का इंटरसेक्शन करिए वो भी कॉन्वेक्स होता है। आप आर्बिट्री इंटरसेक्शन करिए कॉन्वेक्स सेट का, वो भी क्या होता है, कॉन्वेक्स सेट, है ना। आपका मन है दो लीजिए, आपका मन है फाइनाइट लीजिए, आपका मन है आर्बिट्री लीजिए, आपकी मर्जी है, आपको खुला छोड़ दिया, कितने भी नंबर्स लीजिए, तब भी आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, वो भी क्या आएगा, कॉन्वेक्स सेट ही आएगा। आपको एग्जामिनर इंटरसेक्शन और यूनियन में कंफ्यूज करता है, अभी बताऊंगी मैं यूनियन, इंटरसेक्शन में और यूनियन में, कि यूनियन का क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। फिर अगर आप कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस करेंगे फाइनाइट नंबर का, वो भी क्या होता है, कॉन्वेक्स सेट ही होता है, ठीक है ना। अगर एस और टी दो कॉन्वेक्स सेट है, तब अल्फा एस और बीटा टी भी कॉन्वेक्स सेट ही होता है। देखो गाइज, आपको लगता होगा कि मतलब मैम जैसे थ्योरम पढ़ती है, अदर टीचर्स इस तरह नहीं पढ़ते थ्योरम्स, कि मतलब टीचर्स कैसे पढ़ते हैं, लेट एस एन टी बी टू कॉन्वेक्स सेट इन यूक्लिडियन स्पेस एन, देन फॉर एनी स्केलर अल्फा एस प्लस बीटा टी इज ऑल्सो कॉन्वेक्स, कि एस और टी कॉन्वेक्स है। तो इस तरह से वो इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं कि अल्फा एस बीटा टी इज ऑल्सो कोल्ड एंड कॉन्वेक्स सेट, ऐसे नहीं करनी होती। देखो कैसे करते हैं कि एस और टी कॉन्वेक्स है, तब अल्फा एस प्लस बीटा टी भी कॉन्वेक्स होगा। अब अल्फा और बीटा स्केलर है, इनकी जगह हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है ना। तो थ्योरम्स को जैसे हम आपस में कम्युनिकेशन करते हैं ना, कि मैं आपसे बातें करूं, इस तरह हम थ्योरम से भी बातें कर सकते हैं। जैसे कि ये वाली थ्योरम है कि दो, आप दो का मन है दो का इंटरसेक्शन करिए, आपका मन है फाइनाइट का करिए, 10 का करिए, 20 का करिए, आपका मन है आर्बिट्री ले लीजिए, 1000 ले लीजिए, लाख ले लीजिए, है ना, जिनको आप काउंट ही नहीं कर सकते, उनका भी इंटरसेक्शन कर लो, उनका भी सबका क्या आएगा, एक कॉन्वेक्स सेट ही आएगा। अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड में सेट करके चलेंगे ना, याद करने की अपेक्षा, तो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा और आप उसको रिकॉल कर पाएंगे बार 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 बार, है ना। और एग्जाम में भी आपका माइंड अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है ना। तो रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। नेक्स्ट है ए सेट सी इज कॉन्वेक्स इफ एवरी कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट सी ऑल्सो बिलोंग टू सी। देखो कोई सेट सी कॉन्वेक्स होगा कब होगा, जब कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन सी के सारे पॉइंट ले लीजिए, बोला ना इफ एवरी कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट इन सी, अगर सी के सारे पॉइंट ले लीजिए, इस सी के जो आपका सी सेट कॉन्वेक्स है, और आपने उनका कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन करा, क्या करा, कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन करा, और कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन करने के बाद जो हमारा कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन आता है, अगर वो कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन भी पूरा का पूरा सी में ही पड़ता है, पूरा का पूरा सी में ही पड़ता है, तब आप कहेंगे कि सेट सी हमारा कैसा है, कॉन्वेक्स सेट है, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स सेट सी होने की क्या शर्त है, कि कोई सेट कॉन्वेक्स होगा कि उसके उस सेट के हमने कुछ एलिमेंट्स ले लिए और उन एलिमेंट्स का क्या किया, लीनियर कॉम्बिनेशन करा, क्या करा, लीनियर कॉम्बिनेशन करा, और लीनियर कॉम्बिनेशन करने के बाद जो सेट मुझे मिला वो सेट भी किस में बिलोंग करना चाहिए, सी में ही, तब आप बोलेंगे कि सी हमारा क्या है, कॉन्वेक्स सेट है। समझ में आया, कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट थ्योरम, द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन इफ नॉट एम्प्टी ऑफ ए एलपीपी, गाइस एलपीपी मीन्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इज ए कॉन्वेक्स सेट। यानी कि अगर आप फिजिबल सॉल्यूशन ले लीजिए, अभी के लिए समझ लीजिए फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसे आंसर क्वेश्चंस के जो मतलब डिटरमाइंड किए जा सकते हैं, जो इनफाइनाइट नहीं होते, है ना,
मतलब इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की पावर 0, मतलब जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं होते, अनबाउंडेड सॉल्यूशन नहीं होते, ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो हम सिंपली फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे x की वैल्यू 1 आ गई, y की 2 आ गई, z की वैल्यू 3 आ गई, है ना। जैसे लीनियर इक्वेशन सोल्व करते हैं हम, तो x y z की कुछ भी वैल्यू आ जाती है ना। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट इस तरह वैल्यू तो नहीं आती, इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं आती। तो फिजिबल सॉल्यूशन वो वाले सॉल्यूशन है जो इनडिटर्मिनेट वैल्यू नहीं रखते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे फिजिबल सॉल्यूशन है और उनका क्या कर ले, अगर हम वो एक सेट ले ले तो वो सेट भी हमारा कैसा सेट होगा, कॉन्वेक्स सेट होगा। कैसा सेट होगा गाइस, कॉन्वेक्स सेट। अच्छा बताओ एलपीपी का मीनिंग क्या होता है, अभी बताया ना मैंने, एलपीपी का मीन होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी एवरी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। जितने भी हमारे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होते हैं, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिन सॉल्यूशन की वैल्यू जीरो नहीं होती। क्या नहीं होती जी, वैल्यू जीरो नहीं होती। जिन सॉल्यूशंस की वैल्यू जीरो नहीं होती उन सॉल्यूशन को बोलते हैं हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। एवरी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ए एक्स इक्वल टू बी, कौन से, ए एक्स इक्वल टू बी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स किससे ग्रेटर है, जीरो से ग्रेटर है, इज एन एक्सट्रीम पॉइंट। क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट है ऑफ द कॉन्वेक्स सेट। तो ये पॉइंट एक्स ग्रेटर देन जीरो क्या होगा हमारा, एक एक्सट्रीम पॉइंट होगा ऑफ द कॉन्वेक्स सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन। किसका, फिजिबल सॉल्यूशन का। एंड कन्वर्सली देखो, अगर कोई आपके पास बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है और बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैसी इक्वेशन का है, ए एक्स इक्वल टू बी का, तो जो ये एक्स पॉइंट होगा, एक्स पॉइंट क्या होगा हमारा, एक्स पॉइंट एक एक्सट्रीम पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट होगा, एक्सट्रीम पॉइंट। अच्छा बताओ पॉइंट कितने टाइप के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉइंट एग्जिस्ट, बता सकता है कोई, मैं बताती हूँ 1 मिनट। देखो जैसे मैंने एक बॉक्स लिया, इस बॉक्स में ये अंदर अंदर के कुछ पॉइंट्स लिए मैंने, कुछ पॉइंट्स ये वाले पॉइंट्स लिए, रुको मैं दूसरे उससे करती हूँ 1 मिनट, ठीक है ना। कुछ ये वाले हो गए हमारे पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट ये ब्लू कलर से दिखा दिया मैंने, ये बाहर वाले पॉइंट्स ग्रीन कलर से हो गए, ठीक है ना। एक और देखिए आप, और जो रेड कलर वाले पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स दिख रहे हैं जो मैं इसकी यहाँ पर बना रही हूँ सरफेस पर, बाउंड्री सरफेस पर, है ना, पैरामीटर वाला, पैरामीटर पर, समझ में आ रहा है। तो अब आपको पता चलेगा कि पॉइंट्स कितने तरीके के होते हैं किसी सेट में, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से। अच्छा जो पॉइंट मैंने ये आपका एक स्क्वायर बनाया है, इस स्क्वायर के जो पॉइंट अंदर अंदर है, इन पॉइंट्स को बोलते हैं आप इंटीरियर पॉइंट। क्या बोलते हैं, इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। अच्छा ये बताओ जो ये इसकी ये पैरामीटर वाला पैरामीटर है स्क्वायर का, और इसके जो ये रेड रेड पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट होते हैं बाउंड्री पॉइंट। कौन से पॉइंट होते हैं, बाउंड्री पॉइंट। और जो ये पॉइंट बाहर बाहर है, ना तो ये है ना यहाँ पर है, और जो जो यहाँ पर पॉइंट है, इन पॉइंट को बोलते हैं हम एक्सटीरियर पॉइंट। किसको बोलते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट। और अभी क्वेश्चन में जब हम पढ़ रहे थे उसमें बोला था एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो बाउंड्री पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट से मिलकर बने होते हैं। किस किस से, व्हाट इज एक्सटीरियर पॉइंट, व्हाट इज एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट क्या होते हैं, वो सारे पॉइंट जो बाउंड्री पॉइंट पर लाई करते हैं, जो बाउंड्री पर लाई करते हैं, और एक्सटीरियर एरिया में लाई करते हैं, यानी कि जो बाहर वाले एरिया में लाई करते हैं। तो वे सारे पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे, एक्सट्रीम पॉइंट। समझ में आया, ठीक है। एक्सट्रीम पॉइंट कौन से होंगे, जो बाउंड्री पे और एक्सटीरियर बाहर लाई करेंगे, और इंटीरियर पॉइंट कौन से होते हैं, वे वाले पॉइंट्स जो अंदर अंदर लाई करते हैं। समझ में आया, कर लेंगे, ठीक है। अब अपनी थ्योरम देखते हैं। देखो एवरी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ए एक्स इक्वल टू बी, ए एक्स इक्वल टू बी क्या है हमारी, एक इक्वेशन है, ठीक है ना। और उसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इस x पॉइंट को हम एक्सट्रीम पॉइंट कब कहेंगे, इज एन एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द कॉन्वेक्स सेट। अगर कोई बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है
तब जो एक्स पॉइंट आएगा वो एक्स पॉइंट कैसा होगा, हमारा एक्सट्रीम पॉइंट होगा। किसका? कॉन्वेक्स सेट का। कॉन्वेक्स सेट का क्या होगा? एक्सट्रीम पॉइंट। और अगर ये एक्स, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्सली, कन्वर्सली का मतलब है इस थ्योरम का उल्टा भी सही है। देखो जैसे कि अगर एक्स हमारा एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्स क्या है? एक्सट्रीम पॉइंट। अगर एक्स एक्सट्रीम पॉइंट है तब जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा। अगर एक्स एक्सट्रीम पॉइंट है कॉन्वेक्स सेट का तब जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा सॉल्यूशन होगा? बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। देखो गाइस, मैं इस तरह की थ्योरम्स को कैसे याद करती हूँ, जो मतलब दोनों तरफ से होती है। जैसे मुझे याद करना है कि एक्स एक्सट्रीम पॉइंट है तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन रखेगा, और अगर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन रखता है तब एक्स एक्सट्रीम पॉइंट होगा। देखो मैं अपनी कॉपी में जैसे मैं नोट्स बनाती हूँ तो इस तरह से लिख लेती हूँ। यहाँ पे लिखा एक्सट्रीम पॉइंट, EXTREME है ना, EX एक्सट्रीम पॉइंट, और यहाँ पे लिखा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, क्योंकि BFS की फुल फॉर्म होती है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, है ना, जैसे LPP के होते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अच्छा, एक्सट्रीम पॉइंट और बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो मैं यहाँ पे ये ऐसे मार्क बना लूंगी कि ये थ्योरम दोनों तरफ से ट्रू है। अब देखो मैं कैसे लर्न करूंगी, जब मुझे खुद एग्जाम के लिए लर्न करनी है कि अगर एक्सट्रीम पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा, और अगर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तब जो हमारे पॉइंट आएंगे वो सारे पॉइंट कैसे होंगे? एक्सट्रीम पॉइंट। बस इतनी बड़ी थ्योरम को याद नहीं करना होता है, इतनी बड़ी थ्योरम ऐसे याद होती है कि जो एक्सट्रीम पॉइंट अगर एग्जिस्ट करता है तो सॉल्यूशन आएगा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आएगा, और अगर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कोई इक्वेशन रखती है तो वो हमें कौन से पॉइंट देगी निकाल कर? वो पॉइंट निकाल के देगी हमें एक्सट्रीम पॉइंट, ना कि इंटीरियर पॉइंट। आपको इंटीरियर पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट में डिफरेंस समझ में आया ना? जो हमारे एक्सट्रीम पॉइंट होता है वो बाउंड्री पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट से मिलके बने होते हैं, और जो इंटीरियर पॉइंट होते हैं वो अंदर अंदर के पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। और मैं आपको अच्छा एक बात और बताती हूँ, AX इक्वल टू B क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा जरूर। मैं इसको बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ कि AX इक्वल टू B हमारी किस टाइप की इक्वेशंस होती है। ये AX इक्वल टू B, जैसे मैं ये इक्वेशन लिखती हूँ A1X प्लस B1Y प्लस C1, इसको आप ऐसे समझिए 2X प्लस 3Y प्लस 4Z इक्वल टू 2, 3X प्लस 5Y प्लस 9Z इक्वल टू 6, 7X प्लस 10Y प्लस के 15Z इक्वल टू 8। ये मैंने सब इक्वेशन लिखी। अब देखो ये जो इक्वेशन है ना, ये इसी इक्वेशन का पार्ट है, ये इक्वेशन इसी इक्वेशन का पार्ट है। देखो जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स होते हैं वो तो ए होते हैं, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या होते हैं? ए होते हैं। और जो ये एक्स होता है, जो हमारी इक्वेशन में वेरिएबल होता है, जैसे एक्स वाई और जेड, किस किस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है? एक्स की, वाई की और जेड की, वो एक्स होते हैं। और जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट होता है ना वो बी होता है। राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्या होता है? बी। देखो जैसे मैं लिख के बताती हूँ, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट यहाँ पर 2, 3 और 4, कोफिशिएंट मीन्स गुणांक, यहाँ पर 3, 5, 9, 7, 10, 15। अच्छा, एक्स ए की वैल्यू, ये ए हो गया। अब एक्स बनाना है मुझे, एक्स क्या है? जो यहाँ पर एक्स वाई जेड दिया, मतलब जिनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अगर यहाँ पे यू वी डब्ल्यू में होती क्वेश्चन तो यहाँ पे यू वी डब्ल्यू लिख देती मैं, अगर एस टी यू में होती तो एस टी यू लिख देती। तो यहाँ पर क्या है? एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर लिख दूंगी मैं एक्स वाई जेड। अच्छा, इक्वल का साइन। अच्छा, अब क्या लिखना है? बी। बी जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज होती है ना सारी, वो क्या होती है? बी। 2, 6 और 8। समझ में आया? ये क्या है? AX इक्वल टू बी, हमारी इस तरह की इक्वेशन होती है। और इस तरह की इक्वेशन, अगर कोई इक्वेशन, इस तरह की इक्वेशन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन रखती है तब जो पॉइंट्स निकल के आएंगे वो सारे पॉइंट्स कैसे होंगे? हमारे एक्सट्रीम पॉइंट। याद रहेगा? कर लेंगे, ठीक है गाइज। ये कोरोलरी है जो मतलब हमारी थ्योरम से ही मिलके बनी है। वो क्या है? द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, कॉन्वेक्स, द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स सेट, जो कॉन्वेक्स सेट के एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं, आ सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन आर फाइनाइट इन नंबर्स। यानी कि जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं ना, एक्सट्रीम पॉइंट्स को अगर आप काउंट करने लगे
तो आप उन्हें काउंट कर सकते हैं, यानी कि वो कितने होते हैं, फाइनाइट हो सकते हैं, होते हैं, इनफाइनाइट नहीं होते। एक्सट्रीम पॉइंट कितने होते हैं किसी भी कॉन्वेक्स सेट के, फाइनाइट नंबर्स में होते हैं। तो पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में कि फाइनाइट होते हैं या इनफाइनाइट होते हैं, तो आप बताएंगे कि एक्सट्रीम पॉइंट कितने होते हैं हमारे, फाइनाइट होते हैं। याद कर लेंगे, ठीक है। तो आज एक बार थ्योरम्स जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या किया है हमने, कि हाइपरप्लेन कॉन्वेक्स होता है, क्लोज्ड हाफ स्पेस भी कॉन्वेक्स होता है, ओपन हाफ स्पेस भी कॉन्वेक्स होता है। अगर आप दो सेट ले और उनका इंटरसेक्शन करें वो भी कॉन्वेक्स होता है। अगर आप कुछ फाइनाइट नंबर्स के सेट लेंगे, उनका इंटरसेक्शन करेंगे, वो भी कॉन्वेक्स ही होगा। अगर आप आर्बिट्री इंटरसेक्शन करेंगे, आपका मन है कितने भी एलिमेंट्स ले लीजिए, उनका कॉन्वेक्स सेट करेंगे, वो भी क्या होगा, कॉन्वेक्स ही होगा। और अगर आप कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस लेंगे, क्या लेंगे, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन फाइनाइट नंबर्स का, उनका सेट करेंगे, उनका सेट लेंगे, वो भी हमेशा क्या होगा, कॉन्वेक्स ही होगा। यानी कि कॉम्बिनेशंस जो होते हैं ना, लीनियर कॉम्बिनेशंस, उन सब का अगर आप क्या करेंगे, अगर आपने कॉम्बिनेशंस लिए और कॉम्बिनेशन फाइनाइट नंबर में है, तब वो सेट भी आपका कैसा होगा, कॉन्वेक्स सेट ही होगा। और एस और टी अगर दो कॉन्वेक्स सेट है तो अल्फा एस प्लस बीटा टी भी कॉन्वेक्स ही होंगे, एस प्लस टी और एस माइनस टी भी कॉन्वेक्स ही होंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट थ्योरम है, अगर आपने क्या किया, ए सेट सी इज कॉन्वेक्स, कोई सेट सी कॉन्वेक्स कब होगा, इफ एवरी कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट इन सी, आपने क्या करा, उन पॉइंट्स का क्या किया, कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन किया, और लीनियर कॉम्बिनेशन करने के बाद वो सेट में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, सेट सी में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो सी कॉन्वेक्स होगा। और अगर सी सेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लाइन नहीं करते, तो वो सेट कॉन्वेक्स नहीं होगा, ठीक है ना। जितने भी फिजिबल सॉल्यूशन होते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन का सेट भी क्या होता है, कॉन्वेक्स सेट ही होता है आपका। नेक्स्ट है आपका कि अगर कोई इक्वेशन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन रखती है तो उसके जो पॉइंट्स होंगे वो एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे, और अगर एक्सट्रीम पॉइंट रखती है कोई इक्वेशन तो वो इक्वेशन के सॉल्यूशन हमेशा कैसे होंगे, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि थ्योरम कन्वर्स है, यानी कि दोनों तरफ से है। यहाँ से कभी कर सकते हैं, मैंने बताई थी आपको छोटी सी ट्रिक कि अगर एक्सट्रीम पॉइंट है तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन रखेगी, और अगर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन रखती है तो उसके जो पॉइंट्स आएंगे वो हमेशा एक्सट्रीम पॉइंट होंगे। नेक्स्ट है आपकी कि जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं वो कितने होते हैं, फाइनाइट होते हैं नंबर्स में, आप उनको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। गाइज आज हमने जो थ्योरम्स की एक दो कंसेप्ट सीखा कि ए एक्स इक्वल टू बी क्या होता है, एग्जामिनर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा सेट कॉन्वेक्स है या नहीं, कॉन्वेक्स सेट के ऊपर आज सारी थ्योरम्स की हैं, आपको समझ में आई, ठीक है ना। और एक ये मार्क बताती हूँ मैं आपको, ये वाला मार्क जो कन्वर्स वाला होता है ना, कि थ्योरम का उल्टा भी हमारा ट्रू होता है, ये कैसे पता चलता है, देखो ध्यान से एक चीज देखो, अगर आपके कहीं थ्योरम में आई डबल एफ लिखा है, और अगर आपके थ्योरम में लिखा हुआ है इफ एंड ओनली इफ, और ये लिखा हुआ है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लिखा हुआ है, आई डबल एफ लिखा है, इफ एंड ओनली इफ लिखा है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लिखा है, तो मैथ्स में इनका मतलब होता है कि थ्योरम को जब आप इधर से करते हैं वो भी ट्रू है ना, और थ्योरम का कन्वर्स भी ट्रू है। देखो जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, ये मैं देखो कैसे समझाती हूँ बच्चों को, कि मतलब थ्योरम दोनों तरफ से सही है हमारी। जैसे वो था कि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन रखते हैं तो पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट होंगे, और अगर एक्सट्रीम पॉइंट है तो 100% सॉल्यूशन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा। अब देखो इस चीज़ को समझो कैसे बच्चों को समझाती हूँ मैं। जैसे कि मैं बच्चों को बोलती हूँ कि राम इज ए ब्रदर ऑफ श्याम। राम, अगर आपको सिंपल थ्योरम दी है तो ये बोलेगा कि राम जो है श्याम का भाई है। और अगर आई डबल एफ इफ एंड ओनली इफ और नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन लिख के देता है, तो इसका मतलब है कि आपको पहले तो इधर से दिखाना था। अगर सिंपल थ्योरम होती कि राम इज ए ब्रदर ऑफ श्याम, तो आप ये बात दिखा देते कि राम श्याम का भाई है। अगर इसमें लिखा होता है आई डबल एफ, तो इसका मतलब होता कि आपको दिखाना है आई डबल एफ लिखने के बाद कि राम श्याम का भाई है, राम श्याम का भाई है, और श्याम राम का भाई है। अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे मैम ये दोनों बात तो सेम ही है, कि राम इज ए ब्रदर ऑफ श्याम का मतलब क्या है, राम श्याम का भाई है। नहीं, राम इज ए ब्रदर ऑफ श्याम का एक मीनिंग ये है कि राम तो श्याम का भाई है, लेकिन जो श्याम है
राम तो श्याम का भाई है, ये बात तो कन्फर्म है, लेकिन इसका अगर हम उल्टा करें ना तो आपको उल्टा क्या लग रहा होगा कि श्याम भी राम का भाई है। नहीं, श्याम जो है ना राम का भाई भी हो सकता है, भाई या बहन भी हो सकती है। गाइस, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर श्याम है तो श्याम लड़के का ही नाम होता है, श्याम लड़की का भी नाम हो सकता है, ठीक है ना। कुछ नेम ऐसे होते हैं जो लड़के के भी होते हैं और लड़कियों के भी होते हैं। जैसे हमारी एक मैम है, उनका नाम मुकेश है, और मुकेश जो होते हैं बॉयज का भी नेम होता है ना। तो अब लेकिन जब उसने IFF लिख दिया तो उसने ये श्योर कर दिया कि राम भी श्याम का भाई है और श्याम भी राम का भाई है। लेकिन अगर ये सिंपल थ्योरम IFF इफ एंड ओनली इफ और नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन के बिना ना लिखी होती तो तब इसका मतलब था कि राम ही श्याम का भाई है। सिर्फ ये बात पक्की है, श्याम राम का भाई भी हो सकता है और राम की बहन भी हो सकती है, ठीक है ना। तो जहाँ पे IFF इफ एंड ओनली फॉर नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होती है तो उसका मतलब होता है कि थ्योरम को राइट पार्ट से भी प्रूफ करना होता है और लेफ्ट पार्ट से भी, मतलब आगे से भी और पीछे से भी, दोनों तरफ से थ्योरम क्या होती है, ट्रू होती है ना। दोनों पार्ट उसके ट्रू करके दिखाने होते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। अगर आपको मेरी थ्योरम्स अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, ठीक है ना, अगर आपको मेरी थ्योरम्स अच्छी लग रही हो, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप इन थ्योरम्स के नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। थ्योरम के जो नोट्स की कॉस्ट है अभी 50% डिस्काउंट पर केवल 49 रुपीज़ है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप नोट्स को परचेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं, जैसे मैंने अपने खुद के बनाए हुए, ठीक है ना। आप इनको परचेज भी कर सकते हैं। इन नोट्स में सारी आइडेंटिटीज़ हैं, सारी थ्योरम्स हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, और हमारी आइडेंटिटी है, थ्योरम्स है, और कुछ फॉर्मूले हैं जो हम छोड़ देते हैं, ग्रेजुएशन के नहीं करते, वो कुछ फॉर्मूलेज भी मैंने इसमें एक साथ लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाती रहूँगी और आपके एग्ज़ाम को एक छोटा सा बूस्ट मिलेगा और ये आपकी जर्नी का एक बहुत अच्छा पार्ट होगा जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत अच्छी मदद करेगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।